हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम लोग जेपीएससी मेंस में पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके ज़रूर देखें। ऐसे सभी छात्र जो सीजीएल के लिए सीरियस हैं, जिनको सीरियसली सीजीएल निकालना है, आप लोग इस विश्लेषण को ज़रूर देखें, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। थोड़ी बहुत आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। जो भी लोग पहली बार आ रहे हैं आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उससे ज़रूर जुड़िएगा। बहुत सारे फैक्ट्स जिन पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, ऐसे सारे फैक्ट्स को मैं टेलीग्राम ऐप पर मैं शेयर कर दूंगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। प्रियम्बल में कौन से नए वर्ड ऐड किए गए थे 42वें संशोधन के बाद? तो 42वां संशोधन हुआ था आपका 1976 में। ये ईयर भी, सेकुलर वर्ड जो है ये पहले संविधान में नहीं था, ये 1976 के बाद डाला गया है। तो सेकुलर वर्ड आप देख पा रहे हैं कि पहले ऑप्शन में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है। तो इन दोनों को तो आप लोगों ने बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर दिया होगा। उसके बाद देखिए डी ऑप्शन में डेमोक्रेटिक बात की गई है, और डेमोक्रेटिक वर्ड पहले से ही इंक्लूडेड है। ये भी अगर आप लोगों ने कभी भी प्रियम्बल को पढ़ा होगा अच्छे से तो आप लोगों ने इसको देखा होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। ये तीनों नए वर्ड थे और ये प्रश्न बिल्कुल आसान था। 95 to 99% लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया होगा। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये और भी ज़्यादा आसान प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32, ठीक है। और बाबा साहेब ने इसके बारे में बोला भी था कि ये बुलवॉर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट आर प्रोवाइडेड? ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, इनके बारे में जिक्र किया गया है संविधान के कौन से आर्टिकल में। तो आर्टिकल की तैयारी देखिए, आर्टिकल से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और सीजीएल में भी पूछे जाएंगे। तो ऐसे जितने भी आर्टिकल है मैंने अपने पहले वाले वीडियोज़ में भी आपको बताया है, जिसमें स्टेट आएगा, जिसमें राज्यों की ड्यूटी से रिलेटेड बात होगी, वो आर्टिकल आपको देखना है। गवर्नर के बारे में देख लीजिएगा अच्छे से। राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। जितने भी आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है ये सब आप लोग देख लीजिएगा, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब ये देखिए क्वालिफिकेशंस की बात किसमें की गई है, तो आर्टिकल 58 है। बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत बार डिफ़िकल्ट साबित हो जाते हैं अगर आपने थोड़ा सा डीप जा करके पढ़ाई नहीं की है तो आर्टिकल 58 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट इस्टेब्लिश्ड राज्यसभा? अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्ष्मीकांत को जिन्होंने फॉलो किया है, लक्ष्मीकांत बुक को एक बार भी जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, वो पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से उन लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो लक्ष्मीकांत को बाइबल माना जाता है पॉलिटी के लिए, बहुत अच्छी बुक है। और सारे क्वेश्चंस, इवन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब आप लोग सिर्फ एक लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते थे। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी का ही एग्जामिनेशन क्यों ना हो, आप चाहते हैं कि पॉलिटी से आप सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करें, तो लक्ष्मीकांत आपको लाइफ में एक बार ज़रूर पढ़ना होगा। तो बहुत बेटर है आप लोगों के लिए कि लक्ष्मीकांत आप परचेस करें और उसको पढ़ें, ठीक है। तो राज्यसभा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स उस टाइम पे आए थे, ठीक है। और उन्हीं ने पहली बार ये प्रावधान किया था राज्यसभा के लिए। यहाँ पे अगर काउंसिल ऑफ स्टेट पूछा जाता ना तो बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज नहीं होते। अगर काउंसिल ऑफ स्टेट शब्द का यूज़ किया होता तो बहुत ही आसानी से 1990 लोग टिक कर देते। यहाँ राज्यसभा पूछ दिया तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दे दिया वो बाइंडिंग होगा बाकी सभी हाई कोर्ट्स पे। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए वर्डिक्ट को आप कोई हाई कोर्ट उस पर चैलेंज कर दे, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है अगेन ये। और ये कौन से आर्टिकल में ये पूछा गया है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल इसमें क्या हो जाएगा? आर्टिकल 141, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनी बिल्स कम्स अंडर द विच बिल, मनी बिल नहीं, विच बिल कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकसभा? तो आसान प्रश्न था। अमेंडमेंट बिल पे राज्यसभा भी अपना पावर का यूज़ करता है, फाइनेंस बिल पे भी राज्यसभा अपना पावर यूज़ कर सकता है,
एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन मनी बिल पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव है, इसमें सिर्फ लोकसभा का ही चलता है। ठीक है, तो आसान प्रश्न था, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहाँ पे नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा मांग कर रहा है बाई कैमरल लेजिस्लेचर का, लेकिन अभी फ़िलहाल बाई कैमरल यहाँ पे नहीं है, तो ये भी आसान प्रश्न ही माना जाएगा इसको। अगेन एक इजी प्रश्न, 10th शेड्यूल की बात की गई है, ये कौन से अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो 10th शेड्यूल को 52वां अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये भी आसान प्रश्न ही माना जाएगा। कितनी बार वित्तीय इमरजेंसी लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में कितनी बार लगी है, तो अभी तक एक बार भी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। ठीक है, कोरोना के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद लगानी पड़ जाए, लेकिन इस सिचुएशन को डील कर लिया गया और इमरजेंसी नहीं लगानी पड़ी, तो अभी तक 0 है। ठीक है, याद रखिएगा। कमेंट करके आप लोग बताइए, थोड़ा बहुत आप लोग भी सर्फिंग करिए नेट का, और बताइए कि राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड सब्जेक्ट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 91st अमेंडमेंट जो है, और ये मैंने जेपीएससी वाला जब लेक्चर डाला था उस टाइम पे मैंने बहुत सारे अमेंडमेंट आपको बताए हैं, और सारे अमेंडमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग से सबको सेपरेट करके बताया था। तो 91st में देखिए क्या बात की गई थी, 91st में बात की गई थी कि कितने सारे मंत्री बन सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अगर एक लिमिट होगा ना कि कितने लोगों को आप मंत्री बना दीजिएगा, तो 15% का एक आंकड़ा बताया गया था कि 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो ऐसी विषयों पे चर्चा की गई थी 91वां संविधान संशोधन एक्ट में, लेकिन यहाँ पे सवाल में आप आंसर में देख पा रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन कहीं है नहीं। उसी में आगे चल करके एंटी डिफेक्शन की भी बात की गई थी। ठीक है, एंटी डिफेक्शन को और ज़्यादा मजबूत कैसे किया जाए। एंटी डिफेक्शन पहली बार तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट में आया था, लेकिन 91st में क्या बात की गई कि उसको और ज़्यादा मजबूती कैसे प्रदान की जाए। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एंटी डिफेक्शन क्या होता है कि कोई एक पार्टी से कोई चुनाव जीतता है और बाद में पार्टी चेंज कर लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, और ऐसे सभी प्रश्न पॉलिटी के आप कोई से भी बुक को उठा लीजिए, आपको मिल जाएगा, जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में दिए रहते हैं। ऐसे सभी किताबों में आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो कौन से फंडामेंटल राइट को बोला गया है कि नेसेसरी इविल। ठीक है, क्या बोला गया उसको, आवश्यक बुराई, मतलब आवश्यक है, बुराई है लेकिन आवश्यक है, उसको इनकॉर्पोरेट करना। तो ये आर्टिकल 22, अगर आर्टिकल अगली बार आपसे पूछ लिया जाए तो वो आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 का पार्ट 3। ठीक है, यूपीएससी में अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पूछा जाएगा तो पार्ट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा 22वां आर्टिकल का अनुच्छेद का पार्ट 3 में ये नेसेसरी इविल की बात की गई है, और आर्टिकल मैंने आपको बता दिया तो आपने गेस कर लिया होगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट और लॉ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, प्रीएम्बल किस डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग गेस करते तो शायद इसका करेक्ट आंसर दे देते। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने प्रेजेंट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। कब इसको मूव किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। मैं ये डेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे सवाल पूछे गए हैं, इतना ज़्यादा डेप्थ में जाके सवाल पूछा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और एडॉप्ट कब किया गया था, मूव तो किया था 1946 में, और एडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947। ठीक है, डेट अगर नहीं याद रख सके तो कम से कम साल जरूर याद रख लीजिएगा। 46 में मूव किया गया, 47 में अडॉप्ट किया, और इसी पे बेस्ड है हमारा प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। ये पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं जेपीएससी के टाइम पे, मैंने सारे क्वेश्चंस को बताया था। यहाँ पे देखिए क्या है, सिटीजनशिप की बात। बिल्कुल सिटीजनशिप से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको 1949 में ही प्रभावी बना दिया गया था, और बाकी जितने आर्टिकल हैं उनको 1950 के बाद इफेक्ट में लाया गया था। ठीक है, तो एक आर्टिकल 5 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 1949 में ही उसको लागू कर दिया गया था। उसके साथ साथ
जो भी प्रोविजंस हैं इलेक्शन को लेकर के, इसको भी इफेक्ट में ले आया गया था 1949 में ही। संविधान तो हमारा 1950 से इनेक्ट हुआ ना, लेकिन कुछ प्रावधान हैं 1950 से पहले ही वो अस्तित्व में आ गए थे। उसमें से एक है आपका प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शन। फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं की गई थी। प्रो पार्लियामेंट एक आप लोग इसमें जोड़ लीजिएगा, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ठीक है, प्रोविजनल पार्लियामेंट की भी बात की गई थी। ऑप्शन में कहीं अगर ये दिख जाता तो इसको भी आपको टिक नहीं करना था, ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात नहीं की गई थी 1949 में। 1950 के बाद फंडामेंटल राइट्स को अस्तित्व में लाया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? राज्यों की बात है तो लोग गवर्नर के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। राज्यों में ऐसे जो भी पद हैं जिनको राष्ट्रपति चयन करता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो अभी आपको मालूम चल गया होगा, SAT नोट कर लीजिएगा, इसके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। JPSC के चेयरमैन को अपॉइंट करता है गवर्नर, ठीक है, लेकिन रिमूव इसको कौन कर सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। JPSC या फिर स्टेट PCS हो गया, स्टेट PCS आप बोल लीजिए। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट प्रोविजन विथ रिगार्ड टू ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज। देखिए इस प्रश्न में क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात अगर की जाए तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आर्टिकल 312 में इसकी बात की गई है। अगर ये भी आपको पता होता तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। 312 इसमें तो नहीं आएगा, 312 इसमें भी नहीं आ रहा है, 312 इसमें भी नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 308 से 314। सेंट्रल सर्विसेज की बात मान सकता हूँ नहीं पता होगी, स्टेट सर्विसेज की बात भी नहीं पता होगी, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज अगर आप जानते होते तो इसका आंसर आप लोग करेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है विच एक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया गेव पावर टू प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की बात देखिए गवर्नर जनरल को किया गया था 1861 में, ठीक है। 1861 के इंडिया एक्ट में, इंडिया काउंसिल एक्ट में पहली बार ऑर्डिनेंस लाने का शक्ति दिया गया था गवर्नर जनरल को, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति की बात की गई है। प्रेसिडेंट को कब ऑर्डिनेंस लाने का शक्ति दिया गया? तो ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 शक्ति प्रदान करता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है संविधान से रिलेटेड और पूछा जाए कौन सा एक्ट से ये प्रभावित है, आपको आंसर नहीं पता है और आप चाहते हैं कि मैं इसमें रिस्क लूं, तो उस केस में आप लोग 1935 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 1935 है। इन केस अगर आप चाहते हैं कि रिस्क लेना है, आपको आंसर नहीं पता है और ऑप्शन में 1935 वाला एक्ट दिख रहा है, तो आप 90% केस में उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रॉम वेयर इज़ द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन देख लीजिए, अब ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसका आंसर क्या है, तो जैसा कि मैंने बोला आप लोग गेस करके इसका आंसर, अगर रिस्क लेना है तो 1935 ले लीजिए। संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि 1935 से अफेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला नहीं पता हो तो रिस्क लेना हो तो 1935 के साथ जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सारे प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है हु इज़ ऑथोराइज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये पार्लियामेंट कर सकता है, जजेस की संख्या को बढ़ाना है घटाना है तो पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है। 12 मेंबर को राज्यसभा में राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, तो ये भी आसान प्रश्न था। क्यों, किस बेसिस पे नॉमिनेट करेंगे? तो साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ये व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आसान प्रश्न था ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन एलिमिनेट करके इसका आंसर आप लोग देख सकते थे। ही इज़ द नॉमिनी ऑफ द स्टेट कैबिनेट, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। स्टेट गवर्नर के कोई नॉमिनी होते हैं, ये भी नहीं है, बाकायदा चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, उसके बाद उनको ये पद दिया जाता है। ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन कैबिनेट के मेंबर नहीं है, तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न मिलते जुलते हैं। पहले तो एक बात बता दूं, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो ये फील कर रहे होंगे कि मेरा आंसर अच्छा नहीं है, मैंने अच्छा नहीं लिखा है,
और शायद सिलेक्शन ना हो। तो ऐसे जितने भी छात्र हैं बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये जेपीएससी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे रिजल्ट निकलेगा। इसमें लॉटरी निकाला जाएगा, ठीक है। जितने भी रोल नंबर्स हैं उन सबका एक लॉटरी तैयार किया जाएगा और लॉटरी के बेसिस पे जिनका नाम आ जाएगा उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने क्या आंसर लिखा है, आपने क्या वहाँ पे किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आप सबको पता है सारे गधे लोग जेपीएससी में बैठे हैं, जितने भी मेंबर्स हैं सब अकल के दुश्मन हैं। उनसे पीटी का रिजल्ट सही तरीके से नहीं निकलता है तो वो लोग क्या चेक करेंगे, मेंस की आंसर कॉपी, ठीक है। तो जिसके भी पेपर ख़राब गए हैं आप कहीं से भी डिमोरलाइज नहीं हो, बिल्कुल आपका बराबर का हक बन रहा है कि आपका भी रिजल्ट आ सकता है। बाकी जिनका अच्छा गया है वो भी बहुत ज़्यादा खुश ना हो कि भाई मेरा तो बहुत ज़्यादा आंसर अच्छा मैंने लिखा है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पूरी तरीके से लक पे डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये महिमा है जेपीएससी की, इसमें कोई क्या कर सकता है। देखिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जामाइन करने बोल रहा है आपको इमर्जिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं। इमर्जिंग नेचर यानी कि अभी जो नेचर देखने को मिल रहा है और प्रोटेक्शन की बात की जा रही है कि फंडामेंटल राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी का प्रोटेक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। इस पे आपका क्या सोचना है ये आपको लिखना है इसके ऊपर, और 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसमें लिखना है कि सरकार कैसे आपको फ्रीडम दे रही है या फिर नहीं दे रही है, आप उस पर क्या सोचते हैं। और इस तरह के प्रश्न में अगर आप कोई एग्जाम्पल दे सकें, एग्जाम्पल लिख सकें तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पे आपको अपने आंसर में थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट की करनी है। भले आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं लेकिन आपको अपने आंसर में थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट की करके चलनी होगी, तब आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, ठीक। अगर आपकी कॉपी चेक जेन्युइनली की जाएगी तो, क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है। जैसे कि यूपी में अगर इस तरह के प्रश्न को पूछा जाएगा तो यूपी में आपको क्या करना है कि बीजेपी के खिलाफ नहीं लिखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। आपको अपने आंसर को उसी के अकॉर्डिंग शेप देना होगा, जैसा राज्य वैसा आंसर। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी में ये चीज़ देखी गई है। यूपीएससी में 2016 या 17 से पहले की बात की जाए, स्टार्टिंग से ही जब से यूपीएससी का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे जो पकड़ है वो लेफ्टिस्ट लोगों का रहा है, ठीक है। और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे ही आप लोग सबको पता है, जितने भी हिस्टोरियंस रहे हैं सब प्रो कांग्रेस और प्रो लेफ्ट रहे हैं, तो अधिकतर स्ट्रॉन्ग होल्ड वहाँ पे लेफ्टिस्ट लोगों का रहा है। तो वो लोग आंसर्स में भी उस चीज़ को देखते हैं, बायसनेस रहता है इनके आंसर में बहुत ज़्यादा। आप देशभक्ति की बात करिएगा अपने आंसर में तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यूनिटरी एलिमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ओवर स्ट्रेस वाइल फेडरल कैरेक्टर आर अंडर एम्फेसाइज्ड। क्या बोल रहा है कि केंद्र की शक्ति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और फेडरल नेचर यानी कि राज्य और केंद्र को मिल करके चलना है, इस पर कम ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। इस पे भी आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इस पे एग्री करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, करते हैं तो क्यों करते हैं, ये आपको अपने आंसर पे लिखना है, ठीक है। जो लोग एग्री करते हैं उनको अधिक मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्यों। और इस पर आपको फिर एक्सप्लेन करना है। जीएसटी वगैरह के बारे में आप लोग इसमें लिख सकते थे, जीएसटी वगैरह में कैसे राज्यों को उनका शेयर नहीं दिया जा रहा, और इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ों को आप लोग, जैसे कि केंद्र की जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इनके यूज़ को लेकर के भी आप लोग लिख सकते थे आंसर्स को, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चलना है, बहुत ज़्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इंडिया हेडिंग टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब आप देख लीजिए क्वेश्चन के फॉर्मेशन से ही तीनों सवाल कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, और तीनों सवाल में आपके पास पूरा स्कोप है कि आप सरकार के फेवर में या फिर अगेंस्ट में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, क्या हमारा देश एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, एब्सेंस अपोजिशन खत्म हो रहा है, इसको आपको एनालिसिस करने के लिए बोला जा रहा है। तो सारे आंसर लिखने लायक हैं। इस पर आप लोग अगर थोड़ा सा शांत मन से और थोड़ा सा सोच करके लिखे तो बहुत ज़्यादा इस पर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि जिन लोगों को, अगेन मैं इस बात को रिपीट करूँगा कि जिनको कम समय मिला है एग्जामिनेशन के लिए, वो लोग भी चाहे तो इसमें अच्छा आंसर लिख करके बराबर की कंपटीशन दे सकते थे, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। शॉर्ट नोट लिखने की बात यहाँ पे हो रही है। इमरजेंसी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में लिखना है, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक जो भी है आर्टिकल, इसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा लिखना था। पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, इसके ऊपर भी आप लोग चाहे तो एक लंबा चौड़ा ऐसे लिख सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जब आप देखिएगा और आप रिजल्ट को जब एनालिसिस करिएगा, चाहे यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीसीएस का हो, बहुत भारी संख्या में इंजीनियर्स क्वालिफाई करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि इंजीनियर्स अपने जब वो पढ़ाई करते हैं उनको लिखने का बहुत ज़्यादा अभ्यास होता है, ठीक है, 40-40, 50-50 पेज वो अपने आंसर्स लिखते हैं और 8 सेमेस्टर उनको देना होता है, तो उनके पास लिखने का बहुत ज़्यादा अभ्यास होता है, ठीक है, और अपने उस क्वालिटी का यूज़ वो आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और आपको देखने को मिलता है कि मैक्सिमम इंजीनियर्स इसमें क्वालिफाई करते हैं और टॉपर भी आपको इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिल जाता है बीटेक वालों को। ये हो गया, इसके बारे में आपको लिखना था। आप लोगों को मैं क्वेश्चन इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो डर जाते हैं और जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी का फॉर्म नहीं फिलअप करते हैं, उनको लगता है कि मैं उस लायक हूँ ही नहीं। तो ऐसा आप लोग मत सोचिए, पहले तो पीटी के लिए तैयारी करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर व्यक्त कीजिए। गुड गवर्नेंस के ये सब सवाल हैं, इस सब सवालों पे भी आप लोग लिख सकते हैं। डिस्टिंग्विश करना है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इसमें लिखने का स्कोप है नहीं। जिनको बहुत डेप्थ में नॉलेज है वही इस पर बहुत ज़्यादा लंबा आंसर लिख सकता है। शॉर्ट नोट में देखिए फिर क्या पूछा है, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो इस पर लिखा जा सकता है ब्यूरोक्रेट्स का क्या रोल है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, क्या रोल है, क्या पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स का ही रोल है। तो इस पर आराम से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और उसके बाद रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारा पब्लिक एड और गुड गवर्नेंस का सवाल है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा आराम से आंसर दे सकते हैं। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, डिस्कस विथ सुटेबल इलस्ट्रेशन। लिखने लायक आंसर है, इस पर आप लोग आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, डू यू एग्री दैट द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया हैड लेड टू अ गुड गवर्नेंस आउटकम, गिव रीजन एंड सपोर्ट योर आंसर। अगेन उसी प्रकार का प्रश्न जो ऊपर आप लोगों ने देखा है, ठीक है। तो मिलता जुलता बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। तो ये सारे पॉलिटी के प्रश्न थे। जो भी लोग पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िएगा। आगे जो भी और क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। और इसका PDF मैं टेलीग्राम पे ही शेयर कर दूंगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे एटलीस्ट उनको आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।